हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा चैप्टर नंबर 17 जो है वो है थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज जो है हम इस चैप्टर में तीन चीजों के बारे में जानेंगे। पहला है थिंकिंग, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस चैप्टर की शुरुआत जो है एक एक करके तीनों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं थिंकिंग से। हम थिंकिंग के बारे में जानते हैं कि थिंकिंग क्या है। तो थिंकिंग के इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर की जो है हम शुरुआत करते हैं। देखिए, थिंकिंग जो है वो एक मेंटल प्रोसेस है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, हमारे माइंड में हो रही होती है। इसीलिए थिंकिंग को क्या कहा गया है, मेंटल प्रोसेस है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है थिंकिंग प्रोसेस जो है वो तब स्टार्ट होता है जब व्यक्ति के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है। जब व्यक्ति के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां से क्या होता है, थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता है और उस प्रॉब्लम का वो समाधान कर लेता है। तो जैसे ही प्रॉब्लम खत्म होता है वैसे ही क्या हो जाता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस भी क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है वहां पे। ठीक है, फिर दूसरा प्रॉब्लम आएगा, फिर थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर वो प्रॉब्लम खत्म होगा, फिर थिंकिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो है प्रॉब्लम के आने के साथ थिंकिंग प्रोसेस का शुरुआत होता है और प्रॉब्लम खत्म हो जाने के बाद जो है थिंकिंग प्रोसेस जो है खत्म हो जाती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है थिंकिंग को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, इस तरीके से उसे उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब क्या होता है कि जो मनुष्य होता है वो अदर जो भी जीव जंतु है, जो भी एनिमल है, इंसेक्ट है, जो भी चीजें हैं, इनमें जो होता है उनको सबसे हाई लेवल का माना जाता है। उनके अंदर जो होती है थिंकिंग करने की कैपेसिटी होती है, रीजनिंग की कैपेसिटी होती है। इन सारी एबिलिटी या कैपेसिटी के कारण हाई लेवल का माना जाता है। और इसी थिंकिंग और रीजनिंग कैपेसिटी या एबिलिटी के बेसिस पे जो है व्यक्ति ने अपने विज्ञान के क्षेत्र में, फिलोसफी है, आर्ट है, चाहे लिटरेचर है, इन सभी क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है, इनका बहुत अच्छे तरीके से विकास किया है। वो साइंस के क्षेत्र में साइंस का विकास हुआ है, लिटरेचर, आर्ट, ये जितने भी फील्ड है इनका जो डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया है वो व्यक्ति की थिंकिंग, सोच विचार करने की क्षमता और रीजनिंग, इन सारी चीजों पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा जो है देखिए, किसी चीज को जब हम देखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे माइंड में उस चीज से रिलेटेड क्या आता है, थॉट आता है, एक विचार आता है। और उसके बाद जो होता है दूसरा थॉट आया, फिर तीसरा थॉट आया, और वो थॉट जो है आपस में कनेक्टेड होते चले जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, थिंकिंग कह देते हैं। अब हम उसको एक इंडिविजुअल तरीके से साइड करके, हम सेपरेट तरीके से उसको हम थॉट नहीं कह सकते, बल्कि अब हम क्या कहेंगे, उसको चेन ऑफ थॉट कहेंगे। इसी को हम क्या कह सकते हैं, थिंकिंग कह सकते हैं। ये सिंपल शब्द में खुद के समझने के लिए है, क्योंकि किसी भी चीज को हम देखें तो सबसे पहले हमारे माइंड में थॉट आया, और वो थॉट जो है, हो सकता है ये प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट है कि हम इसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ही थॉट आता है उससे रिलेटेड दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्टेड हो जाते हैं और एक चेन बना लेते हैं। तो मतलब थॉट का जो होता है वो चेन बन जाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल वर्ड में थिंकिंग कह सकते हैं। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है डेफिनेशन का। डेफिनेशन जो है, रॉस जो है एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है थिंकिंग का कि थिंकिंग इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी। मतलब थिंकिंग जो है, इसमें भी वही कहा जा रहा है, वो एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक, जो किससे कनेक्टेड है, जो हमारे माइंड के इंटरनल जो कंटेंट है उससे रिलेटेड है। ठीक है, माइंड के अंदर जो भी इंटरनली रूप से जो कंटेंट है मौजूद, उससे रिलेटेड है कौन, थिंकिंग। थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है जो कि हमारे माइंड में प्रेजेंट इंटरनल जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी भी चीज से संबंधित, जब हम नॉलेज की बात करते हैं, जब हम किसी चीज को समझने की बात करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉग्निटिव प्रोसेस कहलाता है। तो ये जो थिंकिंग हुआ वो भी एक तरीके का क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस ही हुआ। तो ये डेफिनेशन यही कह रहा है कि थिंकिंग जो है एक तरीके का कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो, और इसके साथ साथ थिंकिंग कॉग्निटिव प्रोसेस होने के साथ साथ एक मेंटल एक्टिविटी है, जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे माइंड में जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उससे वो रिलेटेड है। ये जो डेफिनेशन है उसे किसने दिया, रॉस ने दिया। ठीक है, रॉस एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, इस डेफिनेशन को दिया। ये थिंकिंग का डेफिनेशन है, इसे आप याद कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग की विशेषता क्या है, हम एक एक करके जानते हैं। पहला ये कि थिंकिंग जो है वो मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा ये कि थिंकिंग जो है सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रोसेस ही नहीं है,
बल्कि थिंकिंग एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है, मतलब हमारा माइंड जो है उसमें फुल्ली तरीके से पार्टिसिपेट करता है थिंकिंग में। वो क्या है, एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। तीसरा ये कि थिंकिंग जो होता है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है। जब हम नॉलेज के बारे में बात करते हैं, किसी चीज को समझने के बारे में बात करते हैं, जब इस तरीके की बातें चल रही होती है तो हम कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहा है। क्या कहते हैं, कॉग्निटिव कहते हैं। तो थिंकिंग का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। थिंकिंग जो होती है वो पर्पसफुल होती है। थिंकिंग के पीछे जो है किसी ना किसी उद्देश्य का होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं बोला जा रहा जरूरी होता है, बोला जा रहा है ये कि थिंकिंग जो है वो पर्पसफुल होती है, थिंकिंग जो है वो उद्देश्यपूर्ण होती है। थिंकिंग से जो है ना हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इंट्रोडक्शन में जाना कि साइकोलॉजी जो है वो थिंकिंग को इस तरीके से डिफाइन करती है कि किसी प्रॉब्लम के साथ जो है थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और किसी प्रॉब्लम के खत्म होने के साथ थिंकिंग प्रोसेस भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। किसी चीज का हमको एनालिसिस करना है तो हम उसके लिए थिंकिंग प्रोसेस का यूज करके जो है हम किसी चीज का एनालिसिस भी कर सकते हैं। हम चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर, इनसे रिलेटेड चीजों हम थिंकिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा हम इसको देख सकते हैं, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा हमने यही कहा कि जो भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं थिंकिंग प्रोसेस के द्वारा। तो ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग की ये सारी क्या थी, विशेषताएं थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के टाइप्स क्या होते हैं, थिंकिंग के कितने प्रकार हैं। तो इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला है परसेप्चुअल थिंकिंग, या इसको अदर नाम है कॉन्क्रीट थिंकिंग भी हम इसको कह सकते हैं। परसेप्चुअल थिंकिंग में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है वो किसी चीज का परसेप्शन करता है, उसके बाद उसके बारे में क्या करता है, परसेप्शन से जो भी थिंकिंग स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, परसेप्चुअल थिंकिंग कहेंगे। जो भी थिंकिंग किससे स्टार्ट होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्टिमुलस के परसेप्शन से, उसको हम क्या कहेंगे, परसेप्चुअल थिंकिंग कहेंगे। ये काफी सिंपल तरीके का थिंकिंग होता है। इसमें व्यक्ति किसी जो ऑब्जेक्ट है या कोई स्टिमुलस है उसके कॉन्टेक्ट में आता है, उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, उसका परसेप्शन करता है, वहां से जो है थिंकिंग प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। किस तरीके के थिंकिंग में, तो परसेप्चुअल थिंकिंग। इसका अदर नाम है, इसको कॉन्क्रीट थिंकिंग भी कहते हैं। दूसरा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग की, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो फैक्ट के बेसिस पे बात होता है, फैक्ट के बेसिस पे बात होता है, ना कि किसी इमेजिनेशन और थ्योरी पे बेस्ड होती है इस तरीके की थिंकिंग। इस तरीके की थिंकिंग जो है किस पे बेस्ड होती है, वो रियलिटी पे बेस्ड होती है, फैक्ट पे बेस्ड होती है, ना कि किसी तरीके की थ्योरी पे बेस्ड होती है या इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है। दूसरा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने प्रेजेंट नहीं रहता है, किसी सिंबल या साइन को देख के ही हम क्या करते हैं, उसके बारे में थिंकिंग करते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो इस तरीके के थिंकिंग को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि किसी सिंबल या साइन के से जो होती है वो स्टार्ट होती है, देखने के बाद उससे स्टार्ट होती है। ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तीसरा है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग जो होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है और ये यूनिक होता है, ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। क्रिएटिव थिंकिंग, अगर किसी व्यक्ति में क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा है, मतलब क्रिएटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या है, एक यूनिक हो जाएगा। वो अदर व्यक्ति से वो क्या करेगा, क्रिएटिविटी जो है उसे अलग बनाएगा, यूनिक बनाएगा। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, नई चीजों की क्या करता है, वो खोज करता है। वो पहले से जो भी चीजें प्रेजेंट है उसके बारे में वो जानता है, समझता है, उसमें एक दूसरे से जो चीजें हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड है, उसके बीच क्या रिलेशन है, इन चीजों को वो जानता है और समझता है, और उसके बाद जो है उसमें एक नए संबंध को खोजता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में या दो चीजों के बीच में, इसके अलावा इससे रिलेटेड जो है वो ढूंढता है। इस तरह का थिंकिंग को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। जिस व्यक्ति में क्रिएटिविटी ज्यादा है वो क्या करेगा, वो नई नई चीजों को जो है ढूंढने का प्रयास करेगा, वो दो चीजों के बीच जो है नए तरीके से रिलेशन को है वो ढूंढेगा। ये क्रिएटिव थिंकिंग जिन लोगों में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है या कोई साहित्यकार है, इन तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो होता है क्रिएटिव थिंकिंग की जो कैपेसिटी प्रेजेंट रहती है। वैसे तो क्रिएटिव थिंकिंग सब में हो सकता है, किसी में क्रिएटिविटी ज्यादा हो, किसी में कम हो, ये उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
और क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नया सोच देना, कुछ भी अलग कर देना, कुछ भी अलग सोच लेना। अलग का मतलब कुछ भी सोच लेना, ये क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है। बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग भी जो है वो मीनिंगफुल होता है। क्रिएटिव थिंकिंग में हम अगर ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें कुछ नया ढूंढा जाता है या कुछ नया सोचना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नया सोच लिए उसको। मान लीजिए वो क्या है, बिल्कुल भी रियलिटी पे बेस नहीं हो, वो बिल्कुल मीनिंगलेस चीजें हो, उस चीजों को जो है हम क्रिएटिव थिंकिंग में शामिल नहीं करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है कि हम किसी चीज को, अगर हम नई चीजें ही ढूंढ रहे हैं, वो चीजें कैसी है, वो मीनिंगफुल है, ना कि मीनिंगलेस है। तो क्रिएटिव थिंकिंग हो गया। अब हमारा फोर्थ है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग जो है, इसको रियल थिंकिंग भी कह सकते हैं। ये जो होता है सबसे हाई लेवल का थिंकिंग होता है, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। जैसे हम लोग को कभी कभी ऐसा सुनने को भी मिलता है कि इमोशनल और लॉजिक, इमोशन और लॉजिक, हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, हमें लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की बातें जो है कुछ सुनने को मिलती है। तो लॉजिकल थिंकिंग जो, इसके बारे में आप लोग को पहले से कुछ जानकारी होगी। लॉजिकल थिंकिंग में क्या होता है, व्यक्ति कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है वो सोचता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी आई, ठीक है, उसमें इतना फॉर्म है, इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया, तो इतना सीट है। उसके बाद जो है वो व्यक्ति जो है इसको देख रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है, वो जांच में ये भी कर रहा है कि एक सीट पे जो है वो कितने बच्चे फाइट करेंगे। मान लीजिए एक सीट पे 20 बच्चे फाइट कर रहे हैं या 50 बच्चे फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए जो है उस एग्जाम में, तो उसमें क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के सिलेक्शन की चांसेस कितनी ज्यादा है, कितना परसेंटेज है कि वो व्यक्ति सेलेक्ट हो जाएगा। जब व्यक्ति इस तरीके से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है वो थिंकिंग कर रहा है ना, वो एक लेयर बाय लेयर जो है चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है विद कॉन्सेप्ट, तो इस तरीके की थिंकिंग को हम क्या कहेंगे, लॉजिकल थिंकिंग कहेंगे। तो ये जो था हमारा थिंकिंग का जो है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और टाइप था, ये हमारा थिंकिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। ये काफी छोटा सा चैप्टर था और इसमें इतनी ही चीजें थी, तो थिंकिंग जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो इसी चैप्टर का, वो क्या है, रीजनिंग है। अब हम रीजनिंग के बारे में जानते हैं, जिसका हिंदी क्या होता है, तर्क करना। अब इसका इंट्रोडक्शन से हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, रीजनिंग जो है वो भी एक तरीके का थिंकिंग ही है। रीजनिंग क्या है, वो एक तरीके का थिंकिंग का ही टाइप है, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हमें करना है तो उसके लिए केवल थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है, बल्कि थिंकिंग के साथ साथ हमें रीजनिंग की भी जो है वो जरूरत होती है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन रीजनिंग में जो होता है हमें दो चीजें की जरूरत होती है, एक होता है इमेजिनेशन और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। इन दोनों के बेस पे जो होता है वो रीजनिंग किया जा सकता है। और रीजनिंग जो होता है वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में क्या करता है, हमारी मदद करता है, वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने में हमारी हेल्प करता है। और ये जो रीजनिंग की जो एबिलिटी या कैपेसिटी है ना, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किसी व्यक्ति में धीरे धीरे होता है, और अलग अलग व्यक्ति में जो है वो रीजनिंग जो है वो अलग अलग लेवल में प्रेजेंट हो सकता है। किसी में रीजनिंग बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, तर्क करने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, और किसी व्यक्ति में जो रीजनिंग करने की जो कैपेसिटी है वो कम भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे जैसे जो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे करके होता है। और इसके द्वारा अभी क्या किया जा सकता है, मतलब थिंकिंग और रीजनिंग मिल के जो है, सिर्फ थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो थिंकिंग के साथ साथ अगर हम रीजनिंग को भी ऐड कर दें तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। ये था इसका इंट्रोडक्शन। रीजनिंग क्या करता है, वो हमारी जो ज्ञान है उसको एक दिशा देता है, ताकि जो है हम सिर्फ उसके बारे में इमेजिन ही नहीं करते रहे, हम जो है बस कल्पना में ही नहीं जीते रहे, बल्कि ट्रुथ को ढूंढे, बल्कि सच की ओर आगे बढ़े। ये जो क्षमता होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो रीजनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, रीजनिंग हमें क्या करता है, एक किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी उसका सही डायरेक्शन होगा उसका सॉल्यूशन का, उसकी ओर हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये हमें भटकाता नहीं है, बल्कि जो सही रास्ता है उसकी ओर बढ़ने में, हमारे नॉलेज को जो है उस रास्ते की ओर बढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू जेम्स ट्रेवर जो है उनके अकॉर्डिंग जो है डेफिनेशन दिया गया है रीजनिंग का, जो है रीजनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। रीजनिंग जो है वो थिंकिंग का प्रोसेस है, सोचने का एक प्रोसेस जो है, एक प्रक्रिया है, वो क्या है, रीजनिंग है। जनरल प्रिंसिपल, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो जनरल प्रिंसिपल का यूज करके, उसको अप्लाई करके क्या करता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। किसमें, रीजनिंग में। ये क्या था, रीजनिंग का डेफिनेशन था। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है।
एक है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है रिडक्टिव रीजनिंग। पहला है इंडक्टिव रीजनिंग। वो व्यक्ति क्या करता है, वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन की ओर जाता है। इस लाइन को याद रखिएगा, आपको इसका डेफिनेशन याद हो जाएगा। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, व्यक्ति स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन की ओर जाता है। और जब व्यक्ति जनरल कंक्लूजन की ओर जाता है, वो सामान्य रूप से कुछ निष्कर्ष निकालता है, तो हो सकता है कि वो सही भी निष्कर्ष निकले, हो सकता है वो गलत ही हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इस तरीके का रीजनिंग का यूज करके अगर कोई व्यक्ति ने कोई सॉल्यूशन निकाला है तो 100% जो है सही होगा, नहीं। यहाँ पे वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन इसमें होता क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन की ओर व्यक्ति बढ़ता है। एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने क्या किया, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन किया। उसने क्या किया कि देखा कि जितनी भी बत्तखें होती है ना, वो सफेद है। वो जहां जा रहा है देख रहा है बत्तखों को, वो सफेद ही है, तो मतलब ये स्पेसिफिक है ना, वो सिर्फ बत्तख को देख रहा है, और भी तो चीजें प्रेजेंट है। तो ये वो व्यक्ति क्या कर रहा है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कर रहा है, मतलब एक चीज का वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो वो बत्तखों को जब देखता है तो उनको सारी बत्तखें सफेद ही दिखाई देती है, मतलब मैक्सिमम जगह वो जहां भी गया और बत्तखों को देखा, वहां वो सफेद बत्तख ही देखता है। तो जिससे उसने क्या किया, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से वो क्या करता है, एक जनरल कंक्लूजन निकाल देता है कि दुनिया में जितनी भी बत्तखें हैं वो कैसी है, वो सफेद ही है। ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, लेकिन इस रीजनिंग में यही होता है कि वो जनरल जो है जनरल कंक्लूजन निकालता है स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बेस पे। वो सही हो भी सकता है, वो सही नहीं भी हो सकता है। हमने एक एग्जांपल दिया जिसमें ऐसा नहीं है कि सभी बत्तखें जो है वो सफेद ही होती है, कुछ काली भी होती है, ठीक है। तो इसमें उनका जो कंक्लूजन था, जनरल कंक्लूजन, वो सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में सारी बत्तखें जो है वो व्हाइट ही नहीं होती है। तो इसमें ये होता है। दूसरा है हमारा रिडक्टिव रीजनिंग। रिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है वो जनरल रूल से जो है वो एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की ओर जाता है, अपोजिट। इसमें जो व्यक्ति है वो एक जनरल रूल से, मतलब ऐसा नियम जो सभी पे लागू होता हो, काफी ज्यादा जनरल सामान्य नियम से जो है वो क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे चला जाता है, एक खास तरीके का वो निष्कर्ष निकालता है। ये भी काफी सिंपल है। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो जनरल रूल क्या है दुनिया का, कि ऑल ह्यूमंस जो है या ऑल मैन आर मॉर्टल। जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी मानव है, वो क्या है, वो मरणशील होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का ये जनरल रूल हो गया। अब इसमें व्यक्ति क्या करेगा कि रमेश जो है वो भी क्या है, एक व्यक्ति है, वो एक आदमी है, तो इसीलिए रमेश भी क्या है, वो मॉर्टल है, रमेश इज मॉर्टल। मतलब व्यक्ति ने क्या किया, एक जनरल रूल से उन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक जो है उन्होंने क्या किया, कंक्लूजन निकाला। अब उन्होंने जो है, मान लीजिए न्यूटन है, उन्होंने क्या देखा कि जो भी चीज को ऊपर से गिराया जा रहा है वो नीचे ही गिर रही है, नीचे ही गिर रही है। तो अब उन्होंने क्या किया कि ये जनरल हो गया कि सारी चीजें क्या है वो नीचे की तरफ ही गिर रही है। तो उन्होंने वहां से क्या किया, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाला कि हो सकता है कोई चीज जो है उसे नीचे की ओर कोई खींच रही होगी, और इसे जो है उन्होंने क्या नाम दे दिया, ग्रेविटी दे दिया। तो ये क्या है, हमारा टाइप ऑफ रीजनिंग था। एक में जनरल से स्पेसिफिक और दूसरे में स्पेसिफिक से जनरल की ओर हो जा रहे थे। तीसरा है हमारा स्टेप ऑफ रीजनिंग। जैसे हम लोगों ने परसेप्शन के बारे में जाना तो उसका अपना स्टेप था। फर्स्ट में ये हुआ, स्टिमुलस के कांटेक्ट में आए, फिर सेंसरी नर्व जो है इंफॉर्मेशन लेके गई, कहाँ गई तो ब्रेन तक गई, फिर उस चीज का हमने परसेप्शन किया। उसी तरीके से स्टेप होता है रीजनिंग का। देखिए, जब किसी व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम आती है और व्यक्ति उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहता है, तो वहां से रीजनिंग जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ये उसका फर्स्ट स्टेज है कि व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम आई, उसने आइडेंटिफाई किया, हाँ प्रॉब्लम है और हमें इस प्रॉब्लम का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। दूसरे स्टेज में क्या करता है, व्यक्ति जो है वो प्रॉब्लम के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करता है, वो अपनी समस्या को समझता है, उसको क्या करता है, वो हर पहलू को जो है वो देखने की कोशिश करता है, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता है। फर्स्ट में उसने बस आइडेंटिफाई किया कि हाँ प्रॉब्लम है और हमको इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तीसरा जो स्टेप होता है रीजनिंग का, वो ये होता है जब उसने प्रॉब्लम को समझ लिया, तीसरे स्टेप में क्या करता है, व्यक्ति प्रॉब्लम के कारणों के बारे में जानता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका क्या कारण हो सकता है, और प्रॉब्लम और कारण के बीच क्या करता है, रिलेशन को जानने की कोशिश करता है। क्या सच में इस तरीके के कारण से ये जो प्रॉब्लम है वो इसी कारण से उत्पन्न हुआ है, या इसका जो है अदर कोई काउज भी हो सकता है। वो क्या करता है, इस रिलेशन को जानने की कोशिश करता है, उसको वो समझता है, उसके हर एस्पेक्ट्स को जो है वो देखने की कोशिश करता है।
अब क्या हो गया कि हमारा 3 स्टेप हो गया। फोर्थ में व्यक्ति क्या करता है कि वो एक हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। वो क्या करता है, एक कल्पना करता है, परिकल्पना का निर्माण करता है, हाइपोथेसिस का निर्माण करता है कि देखो ये हमारी प्रॉब्लम है और ये कारण से हुई है, तो हो सकता जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकल सकता है। व्यक्ति क्या करता है, इसकी कल्पना करता है, जो है एक हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में इस हाइपोथेसिस का वो इवोल्यूशन करता है कि उसने जो कल्पना की है उसको, मान लीजिए उसने जो रिजल्ट निकाला इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, उसने जो भी सॉल्यूशन निकाला इस प्रॉब्लम का, उसको वो लगा उस प्रॉब्लम में जो है अप्लाई करके देखता है कि सच में क्या ये वर्क करता है। उसका इवोल्यूशन तो इसी तरीके से किया जा सकता है। अगर ये वर्क नहीं किया, फर्स्ट स्टेप से शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन अगर व्यक्ति का जो हाइपोथेसिस है, जो उसने परिकल्पना की निर्माण किया है, वो क्या हो गया, वो सही साबित होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम का ये कारण था और इस प्रॉब्लम का जो हमने कल्पना किया है वही जो है इसका सॉल्यूशन है। जब हमने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा तो हमें यही पता चला कि ये जो है इसका सही सॉल्यूशन है। जब वो सही साबित होता है तो व्यक्ति क्या करता है, उसे कंक्लूजन पे पहुंचता है और वो निष्कर्ष में ये कहता है ये प्रॉब्लम था, इसका ये कारण था और लास्टली इसका ये सॉल्यूशन जो है हो सकता है। व्यक्ति क्या करता है, एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। कि व्यक्ति जो है लास्टली कंक्लूजन तक पहुंचा और कंक्लूजन तक पहुंचने के बाद क्या होता है, लास्टली वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेता है। और यही क्या था, आपका स्टेप ऑफ रीजनिंग था। रीजनिंग में भी जो है इतनी चीजें दी गई थी, ये काफी छोटा टॉपिक है, तो रीजनिंग को हम लोगों ने भी क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में जानेंगे कि आखिर वो क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी को क्या कहा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाएगा। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, जब व्यक्ति की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है, जब उसके लाइफ में किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि प्रॉब्लम तो आ गया है, अब इस प्रॉब्लम का क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, जिसके कारण थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति में। और जब वो क्या करता है, इस सॉल्यूशन को निकाल लेता है, इस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन ढूंढ लेता है और उसका जो गोल है वो उस तक पहुंच जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या कर रही थी, प्रॉब्लम आई तो व्यक्ति का जो गोल है उसको वहां तक पहुंचने नहीं दे रही थी, उसके बीच में वो क्या कर रही थी, रुकावट उत्पन्न कर रही थी। तो व्यक्ति जब उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है और अपने जो भी उसका गोल है वहां तक वो पहुंच जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। मतलब अपने जो भी लक्ष्य है, हमारा जो भी लक्ष्य है या गोल है, उसके बीच में जो भी कठिनाई आ रही है, जो भी बाधाएं आ रही है, उसको हम क्या करें, उसका हम सॉल्यूशन निकाल ले, जिससे हम उसके बाद हम क्या करें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। मतलब उस प्रॉब्लम पे क्या कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना, ठीक है, उसको सॉल्व कर देना, उससे विजय प्राप्त कर लेना और अपने गोल को क्या कर लेना, प्राप्त कर लेना। इसी को क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ना, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति में फर्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम आया है, तो हो सकता है उसको उसको सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन फिर दूसरा प्रॉब्लम आया है, उसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो होता है, जब पहले बार जो है कोई समस्या आती है व्यक्ति के जीवन में, तो हो सकता है कि उसको जो है उसको सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन धीरे धीरे जो होता है, ये टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो कम होता चला जाता है। दूसरा है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन में जो स्किनर है वो यही कहते हैं कि वो अपने गोल, जो भी व्यक्ति का गोल है, उसके बीच में जो कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को खत्म करने की प्रोसेस होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। या उस कठिनाई के होने के बावजूद भी उस इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट बना के रखने के जो प्रोसेस होती है, या उस कठिनाई के साथ जो है एडजस्टमेंट करने की प्रोसेस जो होती है, वही क्या कहलाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। ये किसने कहा, स्किनर के अकॉर्डिंग है। तीसरा है हमारा मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम किस किस मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला है ट्रायल एंड एरर, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की, फेल हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, फेल हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मेथड हो सकता है कि हम गलतियां करते जाए, फेल हो रहा है, फिर ट्राई कर रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 15 जो है लर्निंग में थॉर्नडाइक का जो एक्सपेरिमेंट था, उसे हम लोगों ने देखा था। उसमें विन्नी जो है वो किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी, वो ट्रायल एरर मेथड का यूज कर रही थी, इसलिए उनके जो थ्योरी है उनको ट्रायल एरर थ्योरी भी कहा गया था। तो ट्रायल एरर में व्यक्ति क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन वो निकालने की कोशिश करता है, वो सॉल्यूशन निकाल लेता है, उसको वो इम्प्लीमेंट करता है, हो सकता है वो काम नहीं किया, फिर से दोबारा से वो दूसरा सॉल्यूशन ढूंढता है, तो ये हुआ ट्रायल एरर। दूसरा है इनसाइट मेथड। इनसाइट में जो है वो लर्निंग में हम लोगों ने इसके बारे में जाना कि इनसाइट क्या होता है।
इनसाइड मेथड के द्वारा भी जो है व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन निकाल सकता है अंतर्दृष्टि के द्वारा। तीसरा है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड कहने का मतलब ये है कि वो किसी प्रॉब्लम को अच्छे से जो है एनालिसिस करे, उसके बाद उसके कारण को समझे, फिर उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो उसको जो है जानने की कोशिश करे। इसके अलावा एक हाइपोथेसिस का निर्माण करे, उसके बाद वो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करे, फिर वो जो है लास्ट में कुछ कंक्लूजन निकाले हो। तो इस साइंटिफिक मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्विंग कर सकते हैं। ये कुछ 3 तरीके के मेथड थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का कुछ स्टेप होता है, उस स्टेप को जो है अगर हम फॉलो करें तो हम किसी प्रॉब्लम को जो है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसके नेचर को हमें समझना है, उसके प्रकृति को, उसके स्वरूप को हमें समझना है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीजों की मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है। इन सारी चीजों को जो है व्यक्ति फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, समझता है। दूसरा स्टेप होता है जनरेटिंग सॉल्यूशन। इसमें व्यक्ति क्या करता है, सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करता है, सॉल्यूशन के बारे में क्या करता है, उसको ढूंढता है। जैसे कि इसमें जो है व्यक्ति जब सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है उसके सामने जो प्रेजेंट में चीजें अवेलेबल है उसके थ्रू भी वो सॉल्यूशन के बारे में ढूंढ मतलब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है, वहां से भी एक सॉल्यूशन का आइडिया ले सकता है। इसके अलावा व्यक्ति का अगर कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है तो उसका भी जो है वो यूज सॉल्यूशन ढूंढने उसका भी व्यक्ति क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तीसरा है जजिंग बेस्ड अमंग अवेलेबल लाइकली सॉल्यूशन। मतलब अब सॉल्यूशन उसने ढूंढने की कोशिश की, अब तीसरे में क्या है कि उसने जो भी सॉल्यूशन ढूंढा, हो सकता है कि वो बहुत तरीके का सॉल्यूशन ढूंढा है कि 5 तरीके का सॉल्यूशन है, इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जा सकता है। तो उन सॉल्यूशनों में से जो है जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, थर्ड स्टेज में उस बेस्ट सॉल्यूशन को जो है उसको साइड करना पड़ता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, उसी बेस्ट सॉल्यूशन को जो है सेलेक्ट करते हैं। फोर्थ है हमारा इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। फोर्थ में क्या करता है व्यक्ति, जो उसका उसमें सॉल्यूशन मान लीजिए 5-6 सॉल्यूशन उसने निकाला, उसमें से अब क्या किया, थर्ड स्टेज में उसने बेस्ट वाला जो है जो सबसे बेहतर है उसको उसने सेलेक्ट किया। और फोर्थ में वो क्या करता है कि उसको वो इम्प्लीमेंट करता है, उसको वो जो है उस प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम में जो है इम्प्लीमेंट करता है उसके सॉल्यूशन के रूप में। जब वो व्यक्ति उसको इम्प्लीमेंट करता है किस स्टेज में, फोर्थ स्टेज में, किस सॉल्यूशन को, जो बेस्ट सॉल्यूशन था उसे। फिफ्थ है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशन। अब उसने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया इस सॉल्यूशन को, चलो इस सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब फिफ्थ स्टेप में वो क्या करता है कि वो इवोल्यूशन करता है कि हमने जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और उस सॉल्यूशन में से भी सबसे बेस्ट वाला सॉल्यूशन जो है हमने उसे इम्प्लीमेंट किया इस प्रॉब्लम के साथ, तो क्या उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, इसका वो इवोल्यूशन करता है, मूल्यांकन करता है। अगर वो इसका रिजल्ट बेहतर पाता है कि चलो इस प्रॉब्लम जो है इस तरीके के सॉल्यूशन से वो सॉल्व हो गया, तो कभी दोबारा ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वो उसी तरीके के सॉल्यूशन से जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। हमारा स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम इस 5 स्टेप में जो है कोई व्यक्ति प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो है अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हमें कठिनाई होगी। दूसरा है हमारा एक्सपीरियंस, प्री एक्सपीरियंस। अगर हमारा प्री एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं तो उससे भी क्या होगा, देखिए पहले से अगर कुछ अनुभव होता है प्रॉब्लम या उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हमें आसानी होती है। लेकिन अगर कोई नई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है, उसके बारे में हमारा जो है कुछ प्री एक्सपीरियंस नहीं है, तो वैसे में क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो होगा हमें दिक्कत आएगा। इसके अलावा जो है एंजाइटी है। एंजाइटी क्या होता है कि एंजाइटी में व्यक्ति को जो एंजाइटी अगर हो रही है व्यक्ति को किसी प्रॉब्लम को देख के या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देख के, तो वो भी क्या करेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर उसका इफेक्ट डालेगी। या व्यक्ति पहले से ही एंजाइटी से सफर कर रहा है और उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी व्यक्ति उसका सॉल्यूशन जो भी निकालेगा उसके ऊपर क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। इसके अलावा व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है, किसी भी चीज को व्यक्ति को देखने का नजरिया कैसा है, वो अच्छे तरीके से देख रहा है किसी चीज को पॉजिटिव व्यू से या निगेटिव व्यू से, ये भी क्या करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो है उसका इफेक्ट डालता है। इसके अलावा नेचर ऑफ प्रॉब्लम, वही है कि प्रॉब्लम सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है।
इस तरीके के जो फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो है अपना इफेक्ट डालते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 17 था, थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर में जो भी चीजें बताई गई वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।